वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका ऑनलाइन एजुकेशन कक्षाओं में स्वागत है। और हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स, और जिसके हमने 3 चैप्टर पहले ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। और हम करेंगे फोर्थ लेसन, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4, आंकड़ों का संगठन एवं व्यवस्थित करना। आंकड़ों का कैसे व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार उसको करते हैं, क्या क्लास के चैप्टर प्रारंभ करते हैं आप। तो आपका अध्याय नंबर आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, इस पर बात करते हैं हम। चलते सबसे पहले एक अनुसंधान करता जब किसी समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है तो आरंभ में वह इस रूप में नहीं होते कि उनमें से कोई निष्कर्ष निकाला जाए। शुरू में आपको जो लिए जाते हैं उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, जिससे आवश्यक तथा अनावश्यक सभी प्रकार के आंकड़े इसमें शामिल होते हैं। आते हुए एकत्रित आंकड़ों में निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उनका व्यवस्थित क्रम कर लिया जाता है। आंकड़ों के व्यवस्थित क्रम से हमारा अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। आंकड़ों के व्यवस्थित क्रम का एक महत्वपूर्ण उपाय उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटना है। इस प्रक्रिया का आंकड़ों का वर्गीकरण कह देते हैं, अलग अलग भागों में बांटना। क्लासिफिकेशन का उपचार कहा जाता है। इस शुद्ध आंकड़ों का रूपांतरण सांख्यिकीय श्रेणियों में इस प्रकार किया जाता है, जिससे कि कुछ अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण निकाले जा सकते हैं। आगे वर्गीकरण है क्या, हमें जानना ये है कि आगे वर्गीकरण है क्या। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है आपका। आंकड़ों का लाभ उठाने व निष्कर्ष निकालने के लिए जरूरी है कि आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाए। यहाँ एक बात विशेष है, योग्यता या उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा जाए। आंकड़ों को इस प्रकार किए गए प्रत्येक विभाजन को रखा जाता है तथा इस प्रक्रिया के द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता, यहाँ से एक बात ध्यान रखने की है, वो आपकी है समानता और असमानता। या समानता जैसे पुरुष स्त्री या आप पढ़े लिखे अनपढ़ साक्षर असाक्षर, इस प्रकार के आप वर्गों में बांट सकते हैं। विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अन्य संप्रदायों में वर्गीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा समानता और असमानता, समान और असमान आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। ये धारणा आगे कार्यक्रम के अनुसार वर्गीकरण आंकड़ों को यथार्थ रूप में, भावात्मक रूप में, चाहे यथार्थ रूप हो सकता है, भावात्मक रूप हो सकता है, में समानता और सादृश्यता के आधार पर और विभागों में अनुक्रमानुसार रखने की क्रिया है। और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विभिन्नताओं में पाए जाने वाले गुणों को एकता को व्यक्त किया जाता है। आगे आपका वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। जब आपने वर्गीकरण समझे, वर्गीकरण का मतलब समानता और असमानता के आधार पर उनको कई वर्गों में बांट देना, अलग अलग भागों में बांट देना, ये कहलाता है। फिर ये वर्गीकरण करते क्यों है, इसके क्या उद्देश्य हैं, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वर्गीकरण के उद्देश्य है निम्नलिखित। नंबर 1, आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। आंकड़ों को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और छोटे बनाने के लिए वर्गीकरण करना जरूरी होता है। इसलिए उनको सरल और संक्षिप्त करना। उपयोगिता, वर्गीकरण का उद्देश्य है आंकड़ों की प्रकट करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना है। विभेदीकरण, वर्गीकरण का विभेद का कार्य होता है, अर्थात इसके द्वारा आंकड़ों के विशिष्ट अंतर स्पष्ट हो जाती है। तुलना योग्य बनाना, तो इसका उद्देश्य आंकड़ों को तुलना में अनुमान योग्य बनाना होता है। नंबर 5, वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करना। वर्गीकरण का एक और उद्देश्य भी है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करके वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करना है। इसके फलस्वरूप उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, विक्री आंकड़ों पर यकीन नहीं होता। आकर्षक और प्रभावशाली बनाना, वर्गीकरण की सहायता से आंकड़ों को आकर्षक व प्रभावशाली बन जाते हैं। आप ये तथ्य आपके उसके अच्छे वर्गीकरण के क्यों बनाया जाता है। अब एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य खास बात क्या होती है, उसमें विशेषताएं क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, सबसे पहले व्यापकता, कंप्रहेंसिवनेस। किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में एकत्रित किए गए सभी आंकड़े किसी न किसी वर्ग में अवश्य आ जाए। जितने भी हमारे पास आंकड़े हैं, इस प्रकार का वर्गीकरण कैसे कि हर आंकड़े हो सके मिल सके। इस हर कोई कार्य या सूचना वर्गीकरण से बाहर नहीं रहनी चाहिए। स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए इसमें।
वर्गीकरण करते समय यह समय स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी, विभिन्न वर्ग इस प्रकार के निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनमें सफलता और स्पष्टता और समझने में आसानी हो। सजातीय होमोजेनिटी प्रत्येक वर्ग के सभी इकाइयों में समान होने वाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षित वर्ग में इकाइयां रखी जानी चाहिए जो शिक्षित हो, और अशिक्षित में भी इकाइयां रखी जानी चाहिए जो अशिक्षित हो। नंबर 4 अनुकूलता सुटेबिलिटी। वर्गों का निर्माण अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम किसी आय और व्यय से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्तियों के वजन के अनुसार वर्गीकरण करना बड़ा गलत होगा, क्योंकि एक तरफ हम आय और व्यय का रखना, दूसरी तरफ हम यदि अनुसार वर्गीकरण करें तो वो गलत होगा। स्थिरता स्टेबिलिटी। एक प्रकार की अनुसंधान के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक जांच और अनुसंधान के साथ आधार नहीं बदलना चाहिए। नंबर 4 लोचदारता इलास्टिसिटी। इलास्टिक एक अच्छा वर्गीकरण रोजगार होना चाहिए। उसमें उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वर्गों में परिवर्तन करने की संभावना भी होनी चाहिए। आगे वर्गीकरण का आधार क्या है? बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। संख्यात्मक आंकड़े या सांख्यिकीय सूचना के वर्गीकरण के विभिन्न आधार निम्नलिखित है। नंबर 1 भौगोलिक आधार। इन आधारों पर हम बांट सकते हैं। नंबर 1 भौगोलिक ज्योग्राफिकल। दूसरा समय के अनुसार हम बांट सकते हैं, और तीसरा गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। गुणों के आधार में हम साधारण, सैंपल और जो बहु मैनीफोल्ड, इन आधार पर हम बांट सकते हैं। तो सबसे नंबर 4 मात्रात्मक, संख्यात्मक, क्वांटिटी और न्यूमेरिकल में भी इसको बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण की। जियोग्राफिकल या स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या है? इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को स्थिति या भूगोल भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न राज्यों में राज्यों की किस्मों का उत्पादन करना है तो बिहार की फसलें चावल है, गेहूं है, वो बिहार वाले कॉलम में आएंगी, हरियाणा वाले हरियाणा में आएंगी, पंजाब वाले पंजाब वाले कॉलम में आएंगी। भौगोलिक की आधार पर हमें बांटा है। दूसरा समानुसार वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में भारतीय चीनी का उत्पादन। आगे गुणात्मक वर्गीकरण क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब किसी तथ्य आंकड़ों को किसी विशेषता या गुणों के आधार पर जैसे धर्म, व्यवसाय, जनसंख्या के बौद्धिक सत्र आदि के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण वर्गीकरण, इसे द्वंद्व विभाजन वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही टुकड़े होते हैं, जैसे शिक्षित, अशिक्षित और पुरुष, महिला। क्योंकि इस आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या न होने के आधार पर नहीं बांटा जाता है, जैसे स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित आदि। अब जो मेन टॉपिक है इस पाठ का, जो इम्पोर्टेंट भी है क्लास की दृष्टि से, वो है चर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल। ये बहुत सुनना बहुत जरूरी है आपको, और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। चर की हम परिभाषा जानते हैं, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसकी, देखिए पूरा ध्यान से देखना आपने इसको, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। ये देखिए, कोई ऐसी प्रक्रिया या खास भाग जिसको संख्या में मापा जाता है उसे चर कहते हैं, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का वजन मापते हैं तो विद्यार्थियों का वजन चर कहलाएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का वजन भिन्न भिन्न होगा। क्लियर? लेकिन ये हमने विशेषता कही है, उसको इकाई में उसमें न मापना है आपने अंकों में, जैसे अक्षर को हम चर नहीं कह सकते। चर 2 प्रकार के होते हैं, एक विविध चर, खंडित चर, दूसरा सतत अखंडित चर। एक खंडित और इसको विविध चर को खंडित चर भी बोल देते हैं और सतत चर को अखंडित चर भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम विविध चर की बात करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है?
विचर वे चर हैं जिनके मूल्य का एकाक या पूर्णांक रूप में बढ़ जाते हैं, अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं तथा भिन्नता नहीं होती। इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य में कुछ अंतर होता है, इसीलिए कहते हैं ये पूर्णांक होते हैं पूरे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सही में या बदल में। उदाहरण के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 1 15 18 25 हो सकती है, क्योंकि यह कभी भी 1.25 5.70 20.78 भिन्न के रूप में भी हो सकती, क्योंकि विद्यार्थी पूरे होते हैं, पूर्व से अधूरा नहीं। तो अन्य शब्दों में विचर पूरे अंक के रूप में बढ़ते हैं, जैसे 1 2 से 3 कभी भी 1 पॉइंट में निरंतर नहीं बढ़ते, इसे एकाएक बढ़ जाते हैं। अगला